वेलकम बैक। आज हम 10वीं कक्षा के भूगोल विषय के पहले पाठ संसाधन एवं विकास इसके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बारे में केवल पढ़ेंगे नहीं बल्कि उन सभी महत्वपूर्ण बिंदु को हम टच करेंगे, उसको एक्सप्लेन करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो ध्यान से समझें और ध्यान से देखें, और जो जानकारी अतिरिक्त लगे वो आप नोट करें, अवश्य नोट करें। तो शुरू करते हैं संसाधन एवं विकास, आपका ये जो पहला चैप्टर है। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर वो सारी चीज़ें बताई जाएंगी जो संसाधन हैं और उन संसाधनों का हम विकास कैसे करें। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि संसाधन किसे कहते हैं। तो संसाधन किसे कहते हैं, इस बारे में बुक के अंदर एक परिभाषा दी गई है, बहुत ही सटीक परिभाषा। जैसे क्या कहा गया है कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करने में प्रयोग की जा सकती है, ठीक है, और जिसको बनाने के लिए हमारे पास तकनीक यानी कि प्रौद्योगिकी भी उपलब्ध है, और जो आर्थिक रूप से संभाव्य और सांस्कृतिक रूप से मान्य है, एक संसाधन है। ठीक है, तो इस तरह से यह संसाधन की एक संपूर्ण परिभाषा दी गई है। इसके अलावा एक और छोटी परिभाषा आपको देना चाहेंगे, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। तो वह है कि वह सब जो दुर्लभ है, कीमती है, सीमित है तथा साथ ही उपयोगी है, वह सब संसाधन है। जैसे जल, जंगल, जमीन और मानव स्वयं। तो इस तरह से यह सब संसाधन के दायरे में आते हैं। इसके बाद चलते हैं कि संसाधन कुल मिला के कितने प्रकार के होते हैं। इस तालिका के द्वारा आप थोड़ा सा समझेंगे आसानी से। जैसे बुक के अंदर बताया गया है कि संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। इसके बारे में हम थोड़ा सा बाद में जिक्र करेंगे, डिटेल देंगे, पहले इसको देखते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं? वो सभी संसाधन जो हमें प्रकृति से मिलते हैं। तो यहाँ दो तरह के हैं। कौन सा? नवीकरणीय यानी कि हम जिन्हें दोबारा बना सकते हैं, और अनवीकरणीय यानी कि जिनका नवीकरण नहीं कर सकते। तो सबसे पहले नवीकरण योग्य संसाधन देखते हैं, वो कौन से होते हैं। पहला इसमें बताया सतत अथवा प्रवाह वाले संसाधन। जैसे सतत प्रवाह यानी कि जो लगातार मिलते रहते हैं, जैसे सूर्य की ऊर्जा मिलती है, जैसे पवन मिलती है, जैसे जल मिलता है। ठीक है, नदियों के द्वारा जल मिलता है। तो सूर्य की रोशनी से सौर ऊर्जा, पवन से पवन ऊर्जा, जल से जल ऊर्जा। ठीक है, तो इस तरह से सतत प्रवाह के ये संसाधन है जो नवीकरण योग्य संसाधन है। फिर चलते हैं जैव संसाधन में, जिसमें आपकी प्राकृतिक वनस्पति, जैसे नीचे लिखा वन, और इधर वन्य जीव। इन्हें दूसरे दोबारा से कैसे प्राप्त करते हैं? अक्सर आपने देखा होगा, नगरीकरण के कारण या उद्योग लगाने के कारण अक्सर जंगलों को काट दिया जाता है। लेकिन लेकिन यदि उसी अनुपात में किसी खाली ज़मीन पे हम पेड़ों को लगा देते हैं, तो हम इस प्राकृतिक वनस्पति को दोबारा प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं। और उसी तरह से वन्य जीवों का यदि हम संरक्षण करेंगे तो भी हम इन्हें दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं। अब आता है आपका अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके अंदर दो पार्ट हैं, एक तो पुनः चक्रीय यानी कि जिसे पुनः प्राप्त किया जा सके, और दूसरा है अचक्रीय या पुनः अचक्रीय, जिसको दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते। पुनः चक्रीय में जैसे जितनी भी धातु आती वो सारी की सारी कैसे हैं वो पुनः चक्रीय। जैसे एक धातु से कोई वस्तु बनाई गई है, तो उस वस्तु के खराब होने के बाद में हम उस धातु को पिघला करके किसी दूसरी वस्तु में प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि धातु को पिघलाया जा सकता है और नया रूप दिया जा सकता है। लेकिन अचक्रीय संसाधन में वो सारे संसाधन हैं जो एक बार प्रयोग होने के बाद में नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि आपका जीवाश्म ईंधन, थोड़ा सा डिटेल में बताएं तो जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, ये सारे संसाधन एक बार प्रयोग करने के बाद में नष्ट हो जाते हैं, इनको हम दोबारा नहीं बना सकते।
तो आशा आपने ध्यान से सुना होगा प्राकृतिक संसाधन के बारे में, और ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के लिहाज से, अक्सर ये क्वेश्चन जरूर आता है। अब है आपका संसाधन का भाग 2, मानवीय संसाधन। इसमें हम इसके 2 पार्ट करेंगे। बुक के अंदर एक दिया है, कोई बात नहीं, इसके 2 पार्ट करेंगे। थोड़ा सा और इस तरफ, हाँ, 2 पार्ट कैसे, एक तो मानव निर्मित संसाधन और दूसरा मानव संसाधन। मानव निर्मित संसाधन में वो सारी संस्थाएं, वो सारी वस्तुएं, वो सारे उद्यम डालेंगे जिन्हें मानव निर्माण करता है, जैसे उद्योग, भवन, रेल, सड़क, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे संसाधन ये मानव निर्मित संसाधन है। और मानव खुद भी एक संसाधन है, मानव संसाधन। कैसे? जैसे मानव डॉक्टर बनाता है, इंजीनियर बनाता है, लॉयर बनाता है, जज बनाता है, तो इस तरह से मानव खुद भी एक संसाधन है और एक संसाधन है मानव निर्मित। तो इस तरह से संसाधन की आप 2 नहीं बल्कि 3 कैटेगरी बनाएंगे, प्राकृतिक संसाधन, मानव निर्मित संसाधन और तीसरा मानव स्वयं एक संसाधन है। आशा है ध्यान से सुना होगा आपने। इसके बाद चलते हैं अगले पेज की तरफ। यहाँ आपको बताया गया कि संसाधन के प्रकार कितने हैं। इसको हम थोड़ा सा जल्दी में करेंगे क्योंकि जो मेन पॉइंट है उनके ऊपर हम फोकस करना चाहेंगे। तो संसाधनों के प्रकार कितने हैं? जैसे ये बताया कि उत्पत्ति के आधार पर 2 तरह के हैं, जैव और अजैव। जैसा कि नाम से क्लियर है, जैव यानी कि जिनके अंदर जीवन होता है, अजैव जिनके अंदर जीवन नहीं होता, जो निर्जीव होती हैं। ठीक है, जीवन किस में होता है? मनुष्य, प्राणी जगत है, वनस्पति जगत है, ठीक है। और जीवन जिसके अंदर नहीं होता, चट्टान, धातुएं हैं, इनके अंदर जीवन नहीं होता, ये अजैव है। उसके बाद आपका ये नवीकरण, ये अनवीकरण, ये हम बता चुके हैं। थोड़ा सा इसके बारे में बताते हैं। अक्सर ये आता है कि व्यक्तिगत संसाधन क्या होते हैं। व्यक्तिगत संसाधन वे सभी संसाधन जो निजी व्यक्तियों के स्वामित्व के अंदर होते हैं, जैसे आपका अपना घर, आपके अपने खेत, आपका अपना कुआं, ठीक है। तो इस तरह से वो संसाधन जिनके ऊपर स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का हो, ठीक है। और इन सभी संसाधनों के ऊपर स्वामित्व किसका होगा? किसी निजी व्यक्ति का, यानी कि आपका अपना। जैसे इसमें बताया है कि शहरों में बाग, चरागाह, तालाब, कुओं का जल आदि संसाधन के निजी स्वामित्व के कुछ उदाहरण हैं, ठीक है। इसके बाद चलते हैं आपका सामुदायिक संसाधन। देखो, इसमें ज़्यादा परेशानी होने की या सोचने की बात नहीं है। अक्सर ये जो नाम है ना, तो नाम से ही हम क्लियर कर लेते हैं। जैसे सामुदायिक यानी कि पूरे समुदाय के संसाधन। कौन से संसाधन? सामुदायिक। और ये गांव के अंदर, जैसे गांव में संसाधन कौन से हैं? चारण भूमि यानी कि पशुओं के चारण के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए भूमि, शमशान भूमि, तालाब, ये गांव के अंदर पाए जाते हैं। और यही अगर शहरों का जिक्र करें तो शहरों के अंदर, नगरों के अंदर सार्वजनिक पार्क है, पिकनिक है, खेल के मैदान है, ठीक है। तो ये हैं आपके सामुदायिक संसाधन, यानी कि वे संसाधन जो पूरे समुदाय के लिए उपलब्ध होते हैं, जिनके ऊपर पूरे समुदाय का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है। उसके बाद चलते हैं आपका राष्ट्रीय संसाधन। देखो, राष्ट्रीय संसाधन कहा यानी कि पूरे देश का संसाधन। और आम तौर से जैसे बताया, तकनीकी तौर से देश में पाए जाने वाले सारे संसाधन वो हैं, वो राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। और इस तरह से राष्ट्रीय संसाधन के अंदर सारे व्यक्तिगत संसाधन भी आ गए, सारे सामुदायिक संसाधन भी आ जाते हैं, ठीक है। यानी कि हमारा घर, हमारे खेत, यानी कि हमारी जितनी भी संपत्ति है स्वामित्व वाली, वो भी राष्ट्रीय संसाधन का ही हिस्सा है। ये जैसे बताया गया है इसके अंदर कि शहरी विकास प्राधिकरणों द्वारा सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। यानी कि दूसरे शब्दों में, आम जनता के हित को अधिग्रहण कर सकती है यदि राष्ट्रीय हित की बात सामने आए। यानी कि राष्ट्रीय हित के लिए सड़कें, रेल लाइन, नहरें बनाने के लिए क्या होता है, निजी संसाधन खेतों के अंदर से ये अक्सर बनाई जाती हैं, ठीक है।
हालांकि इसके लिए सरकार मुआवजा आदि देती है। तो एक चीज़ इसके अंदर विशेष है जो ये प्रश्न अक्सर आता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हमने भूभाग की तो बात कर ली, समुद्र के अंदर कितनी दूरी तक संसाधन जो हैं वो राष्ट्रीय संसाधन माने जाएंगे। तो समुद्र के अंदर 12 समुद्री मील या 22.2 किलोमीटर तक महासागरीय क्षेत्र में जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो राष्ट्रीय संपदा है, राष्ट्रीय संसाधन है। जैसे आपका बम्बई तट है या मालाबार तट है, ठीक है, कोची, तो वहाँ से 12 समुद्री मील तक अरब सागर में जो भी संसाधन पाए जाते हैं वो सारे के सारे हमारे देश के राष्ट्रीय संसाधन हैं। इसके बाद चलते हैं आपका अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कौन से हैं? यानी कि वो सारे के सारे संसाधन जिनके ऊपर नियंत्रण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का होता है। पहली बात तो ये है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के नियंत्रण में होते हैं। अब कौन से संसाधन होते हैं? तो वो सारे संसाधन, ये बात महत्वपूर्ण है, वो सारे संसाधन किसी देश की तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे, ठीक है, 200 समुद्री मील की दूरी से परे खुले सागर में जो पाए जाते हैं वो सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं और इन संसाधनों पे किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। ठीक है, ये सारे के सारे क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय संसाधन हैं और इन संसाधनों का यदि हमें प्रयोग करना है तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति लेनी होगी। सहमति के बिना उपयोग नहीं किया जा सकता। आशा है ध्यान से सुना होगा। इसके बाद चलते हैं हम कि संसाधनों का विकास आप कैसे करेंगे। संसाधन आपने देख लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि परिभाषा में बताया था, दुर्लभ हैं, कीमती हैं और क्या उपयोगी हैं। तो संसाधन जब इतने महत्वपूर्ण हैं तो हमें उनका विकास करना चाहिए। विकास क्यों करना चाहिए, इसके पीछे कुछ रीज़न दिए हैं किताब में, तो आप ध्यान से देखेंगे। ज़्यादा मुश्किल नहीं है कुछ भी, थोड़ा सा आप रुचि लेंगे ना तो बिल्कुल आसान महसूस होगा। जैसे बताया कि संसाधनों का विकास, संसाधन जिस प्रकार मनुष्य ने जीवन यापन के लिए अति आवश्यक हैं, जैसे बड़े ज़रूरी हैं, सभी को पता है, उसी प्रकार जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण भी है। और ऐसा विश्वास किया जाता था कि संसाधन प्रकृति की देन है और जब प्रकृति की देन है तो इसका मतलब आप उसका अंधाधुंध प्रयोग कर लो। ऐसी ही सोच के चलते मानव ने इनका अंधाधुंध प्रयोग करना शुरू कर दिया। समस्याएं पैदा होनी शुरू होगी। कौन सी समस्याएं? जैसा कुछ व्यक्तियों ने लालच के कारण इन संसाधनों का ह्रास करना शुरू कर दिया, लगातार दोहन करना शुरू कर दिया। और इससे समस्या क्या आई? इससे समस्या ये आई कि संसाधनों के ऊपर समाज के कुछ ही लोगों का कब्जा हो गया, कुछ ही लोगों का नियंत्रण हो गया। इससे क्या हो गया? समाज जो है अमीर और गरीब में बंटता चला गया, देश अमीर और गरीब में बढ़ता चला गया, यानी कि बीच की खाई बिल्कुल लगातार बहुत तेज़ी से बढ़नी शुरू हो गई। इसके साथ ही पर्यावरण के ऊपर क्या भयंकर परिणाम पड़े कि संसाधनों के अंधाधुंध शोषण से वैश्विक पारिस्थितिकी यानी कि वैश्विक पर्यावरण का संकट पैदा हो गया। भूमंडलीय तापन यानी कि पृथ्वी का गर्म होना, ओजोन परत का लगातार टूटना और पर्यावरण प्रदूषण और भूमि का निम्नीकरण, ये होना शुरू हो गया जब लगातार बड़ी तेज़ी से संसाधनों का लोगों ने दोहन करना शुरू कर दिया। अब इसके लिए प्रयास क्या किए गए कि भविष्य में इस तरह से इतनी बड़ी मात्रा में संसाधनों का दोहन न हो। तो इसके लिए हम देखेंगे तुरंत यहाँ थोड़ा सा नीचे, हाँ, तो इसके लिए पहली बार 1992 में ब्राज़ील देश के शहर रियो द जेनेरो में 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्ष वो इकट्ठा हुए और उन्होंने पहली बार प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया। न केवल भाग लिया बल्कि कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर एक राय जताई ताकि भविष्य में संसाधनों का इतना तेज़ी से पतन, इतना तेज़ी से ह्रास जो हो रहा है उसको रोका जा सके।
इसके लिए इस सम्मेलन में एक अवधारणा हमारे सामने आती है, वह अवधारणा है आपकी सतत पोषणीय विकास। और सतत पोषणीय विकास क्या है, पहले इसको संक्षेप में बताएंगे, फिर इस परिभाषा के बारे में बताएंगे। तो संक्षेप में आप कह सकते हैं कि विकास तो हो, आप इसे नोट कर सकते हैं, विकास तो हो पर परिवेश को हानि ना हो। परिवेश का मतलब ये है आपके आसपास का जो भी पर्यावरण है उसके अंदर जो कुछ लाभदायक है। तो विकास तो हो पर परिवेश को हानि ना हो, और साथ ही हम विकास करते हुए आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकता को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अब कहा गया किताब के अंदर जो कहा गया उसको देखते हैं। सतत पोषणीय आर्थिक विकास का अर्थ है कि विकास पर्यावरण को बिना नुकसान पहुंचाए हो और वर्तमान विकास की प्रक्रिया भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतों को, आवश्यकताओं की अवहेलना ना करे। यानी कि विकास आप करते रहें, नो प्रॉब्लम, लेकिन भविष्य में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनकी किसी भी तरह से अवहेलना ना की जाए। अब एक क्वेश्चन आता है अक्सर कि एजेंडा 21 क्या है, इसके बारे में बताएं। एजेंडा 21, तो एजेंडा 21 वो सारे के सारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो ब्राज़ील के शहर रियो दे जनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन के अंदर इन लोगों ने घोषित किए थे। उन पॉइंटों के ऊपर सहमति जताई थी। तो इन सारे पॉइंटों को, इस सारे एजेंडा को हम एजेंडा 21 का नाम देते हैं। ठीक है, उसके बाद चलते हैं कि संसाधनों का नियोजन क्यों ज़रूरी है, क्योंकि संसाधन हमारे पास सीमित हैं और अलग अलग आप देखेंगे कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह के संसाधन पाए जाते हैं। जैसे झारखंड में, उड़ीसा में या आपके वेस्ट बंगाल में ये कहेंगे कि संसाधनों की भरमार है, लोहा, कोयला। और दूसरी तरफ अगर आप देखें तो अरुणाचल प्रदेश में जल प्रचुर मात्रा में है, या राजस्थान में यदि आप देखें थोड़ा सा और, हाँ ऐसे करते हैं, जैसे राजस्थान में या आपके गुजरात में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, लेकिन उसका उतना उपयोग नहीं कर पाते। तो ज़रूरी ये है कि हम संसाधनों का नियोजन करें। नियोजन यानी कि सही तरीके से उनका उपयोग करें, क्योंकि तकनीकी की, एक तो तकनीकी के कारण हम उनका उपयोग नहीं कर पाते, और दूसरा नियोजन की वजह से वो संसाधन बेकार चले जाते हैं। जैसे नदियों के द्वारा कितना जल है वो सारा का सारा समुद्र के अंदर चला जाता है। अगर उसका सही तरीके से प्रयोग करें तो राजस्थान जैसे प्रदेश का सूखा समाप्त किया जा सकता है। तो यहाँ पॉइंट आता है कि संसाधनों का नियोजन बहुत ज़रूरी है, और नियोजन करने के बाद हम देश की आर्थिक उन्नति में योगदान दे सकते हैं। इसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका आता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों ज़रूरी है और संसाधनों का संरक्षण क्या होता है। तो इसके लिए बताते चलें थोड़ा सा कि जैसे किताब में बताया है कि संसाधन किसी भी तरह के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, सभी जानते हैं, परंतु संसाधनों का विवेकहीन उपभोग और अति उपभोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक, पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो जाती हैं। यानी कि संसाधनों का जो ज़्यादा प्रयोग होता है उससे लगातार संसाधन घटते चले जाते हैं, और इसीलिए संसाधनों का संरक्षण भी किया जाता है। इसके बारे में एक महत्वपूर्ण वक्तव्य है गांधी जी का, ये आप ज़रूर भी प्रश्न के अंदर लिखेंगे तो प्रश्न की थोड़ा सा वजन बढ़ता है, उसकी वैल्यू बनती है। जैसे गांधी जी ने कहा संसाधनों के संरक्षण के बारे में कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं। अर्थात हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। यानी कि लोगों के लालच को पूरा करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। ठीक है,
अच्छा, इस संदर्भ में काफ़ी कोशिशें हुई हैं संसाधनों के संरक्षण के लिए। तो संरक्षण के लिए कौन कौन से उपाय उठाए गए हैं उसके बारे में थोड़े से महत्वपूर्ण बिंदुओं के ऊपर जरूर रोशनी डालें, ये नोट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवस्थित तरीके से संसाधन संरक्षण की वकालत 1968 में शुरू हुई थी और ये शुरू करी थी क्लब ऑफ रोम के द्वारा। इसके बाद 1974 में सुमेशर ने अपनी पुस्तक में स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल में गांधी जी के दर्शन का एक बार फिर वर्णन किया था कि जो गांधी जी ने क्या कहा था, वो पेट और पेटी वाली बात जो कही थी, पेट भरने के लिए है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं है, ये बात सुमेशर ने अपनी पुस्तक में लिखी। उसके बाद 1987 में जो ब्रुंटलैंड आयोग आया था, उसने भी वैश्विक स्तर पर यानी कि पूरी दुनिया के लेवल पे संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दिया था। और इसी आयोग के बाद में वो परिभाषा अपने सामने आती है, कौन सी, सतत पोषणीय विकास की परिभाषा या संकल्पना। और उसी के बाद पूरी दुनिया के जो देश थे वो लगातार चिंतित हुए संसाधनों के बारे में कि संसाधन घटते जा रहे हैं और आने वाले पीढ़ियों के लिए कुछ बचने वाला नहीं है। तो इसलिए सभी देश इकट्ठा भी हुए। अब थोड़ा सा ये जाने कि संसाधन पृथ्वी के अंदर कितने भूभाग के अंदर मिलते हैं, ताकि हमें पता लगे कि वो संसाधन कितने समय तक हमारे पास रहने वाले हैं। तो यहाँ इस वृत्त के द्वारा, रेखा चित्र के द्वारा ये बताया गया है कि पूरे पृथ्वी का कितना प्रतिशत हिस्सा किस किस क्षेत्र में आता है। जैसा आपका मैदान, पर्वत और पठार। यहाँ मैदान बताया आपका 43% है। मैदान जिसके अंदर आप जीवन क्रियाएं करते हैं, उद्योग, मकान, ठीक है, वो चीज़ें उनका निर्माण करते हैं। फिर आपका पर्वतीय क्षेत्र में आपका है लगभग 30% हिस्सा, काफ़ी बड़ा हिस्सा है। फिर है आपके पठार आपका 27% हिस्सा। ये वो हिस्सा है जहाँ आप संसाधनों को प्राप्त करते हैं, भूमिगत संसाधनों को, यानी कि आप ये कह सकते हैं काफ़ी सीमित और थोड़ा इलाका है। तो इसीलिए संसाधनों का संरक्षण बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सब सीमित हैं, एक सीमा तक मिलेंगे, एक निश्चित समय तक मिलेंगे। तो इसीलिए संसाधनों के संरक्षण की वकालत की गई। कब की गई? 1992 में पहली बार ब्राज़ील के देश में। यहाँ एक दो बात थोड़ी सी बताते चलेंगे। भारत के भू उपयोग के अंदर, ज़्यादा नहीं, 2-3 जो क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन ये आता है अक्सर कि भारत का भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो भौगोलिक क्षेत्रफल है आपका 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। और दूसरा ये आता है कि अब तक भारत के भू उपयोग के कितने आंकड़े उपलब्ध हैं। तो कुल मिलाकर 93% के आंकड़े ही हमारे पास उपलब्ध हैं। ठीक है, ये प्रश्न अक्सर आता है, अक्सर ये रिपीट होता है। इसके बाद क्वेश्चन एक ये आता है कि राष्ट्रीय वन नीति क्या है, इसके बारे में बताओ, इसके द्वारा क्या सुझाया गया है। आपका राष्ट्रीय वन नीति, तो राष्ट्रीय वन नीति के अंदर ये बताया गया है कि हमारे देश की राष्ट्रीय वन नीति 1952 में बनी और इसके द्वारा ये निर्धारित किया गया कि किसी भी देश के अंदर, यानी कि हम अपने देश की बात करते हैं, तो देश के अंदर वनों का जो प्रतिशत है वो 33% होना चाहिए। यानी कि भौगोलिक क्षेत्र जो है 33% वनों से आच्छादित, यानी कि वनों से ढका होना चाहिए। जबकि आज जो है इसकी तुलना में क्षेत्र काफ़ी कम है। वन नीति के द्वारा निर्धारित यह सीमा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जितना ये प्रतिशत घटता चला जाएगा उतना ही हमारे लिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं खड़ी होनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि हमने पहले बताया था, भूतापन शुरू हो जाएगा या आपका जो ओजोन परत है लगातार उसको संकट मिलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद जो क्वेश्चन आता है आपका ये आता है भूमि का निम्नीकरण क्या होता है और भूमि का निम्नीकरण के लिए कौन से उपाय सुझाए गए हैं।
तो निम्नीकरण के बारे में, भूमि एक ऐसा संसाधन है जिसका उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं तथा भावी पीढ़ी भी इसका उपयोग करते रहेंगे। ठीक है, तो इस तरह से भूमि का निम्नीकरण, निम्नीकरण कैसे, भूमि के लगातार प्रयोग से क्या होता है, उसकी मृदा के, पहले मृदा का जिक्र करें तो भूमि के अंदर जो ऊपरी परत है वो मृदा है, उसका आप लगातार प्रयोग करेंगे तो उससे क्या होगा, मृदा का लगातार उपजाऊपन कम हो जाएगा। इसके अलावा लगातार चराई से जो उपजाऊ मिट्टी है वो उड़ जाएगी। इसके अलावा लगातार बाढ़ से, लगातार पानी के तेज बहाव से जो उसकी ऊपरी जो परत है वो लगातार नष्ट होनी शुरू हो जाती है। तो इसलिए कहा भी भूमि के निम्नीकरण के लिए बचाव करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ वो समय दूर नहीं जब उपजाऊपन ना होने के कारण फसलीय संकट पैदा होना शुरू हो सकता है या शुरू हो जाएगा। हाँ, यहाँ ये बताया कि मृदा संसाधन क्या होता है, इसमें महत्वपूर्ण जो बिंदु है उसके बारे में थोड़ा सा बताते चलें कि मृदा क्या होती है। जैसा थोड़ी देर पहले बताया था कि कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं, लेकिन मानवीय गलती के कारण यह मृदा कुछ ही दिनों में या कुछ ही घंटों में हम इसको नष्ट कर देते हैं। ठीक है, ये बताया कि मृदा बनने की प्रक्रिया में उच्चावच, जनक शैल अथवा संस्तर शैल, जलवायु, वनस्पति, अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक है। यानी कि इतने सारे तत्वों का योगदान होने के बाद हम मृदा को उपलब्ध करा पाते हैं, मृदा बना पाते हैं, और हमारी एक छोटी सी गलती के कारण वह मृदा नष्ट हो जाती है। इसके बाद आपका मृदाओं का वर्गीकरण, इस पॉइंट के लिए इसके लिए हमने अलग से एक मैप बनाया हुआ है, आप उस मैप की मदद ले सकते हैं कि अलग अलग मृदा कौन कौन सी महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैप के अंदर आप देखें तो यहाँ ये आपकी कौन सी मिट्टी है, जलोढ़ मृदा, ये आपकी पर्वतीय मृदा। तो इसके लिए आप मैप की मदद लें, मैप इसी सीरीज के अंदर मिल जाएगा वीडियो, तो देखें उसको। तो ये सारा का सारा जो है ये मृदा के बारे में ही है, काली मृदा, इधर आपकी है लाल मृदा, ठीक है, मरुस्थलीय मृदा। तो इसके बाद पॉइंट आता है जो परीक्षा के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है, वह आपका मृदा का संरक्षण और उसका बचाव। यानी कि मृदा अपरदन क्या होता है और उसका संरक्षण क्या होता है। तो मृदा अपरदन क्या होता है इसके बारे में जानने, केवल 2 ही लाइन का है ये, कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को, मृदा का कटाव होता है और उसका बहाव यानी कि बाढ़ के द्वारा, इस प्रक्रिया को हम मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, मृदा के बनने और अपरदन, मृदा के बनने और अपरदन की थोड़ा सा इस तरफ की प्रक्रिया आमतौर पे साथ साथ चलती है, यानी कि मृदा बनना भी और उसका अपरदन होना भी, दोनों में संतुलन होता है। लेकिन मानवीय क्रियाओं के द्वारा, कौन सी क्रिया, जैसे वन उन्मूलन, पशुचारण, निर्माण, खनन, इसके कारण कई बार यह जो संतुलन है यह गड़बड़ हो जाता है। और इस संतुलन के गड़बड़ के कारण में आगे बताया कि संतुलन भंग हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पवन, हिम नदी, जल मृदा अपरदन इस तरह से होना शुरू हो जाता है। पवन के कारण, नदियों के कारण, जल के कारण अपरदन होना शुरू हो जाता है। इसमें एक पॉइंट और है कि उत्खात भूमि किसे कहते हैं, लास्ट पॉइंट है ये कि उत्खात भूमि किसे कहेंगे। तो उत्खात भूमि उस भूमि को कहेंगे जो लगातार बहते हुए जल के कारण खेतों के अंदर या ज़मीन के अंदर नालियों का रूप ले लेता है, और इस तरह से गहरी नालियाँ जो हैं वो खेतों के अंदर, ज़मीन के अंदर बन जाती हैं, और उसके बाद वो ज़मीन, वो खेत जो है
उपजाऊपन खो देते हैं और वो खेती के लायक नहीं रहते। जैसे इस चित्र में देखते हैं, ये अवनालिकाएँ बनी हुई हैं, तो ऐसे खेत में हम कैसे जुताई कर सकते हैं, आप कल्पना कर सकते हैं। तो इस तरह की भूमि को आप उत्खात भूमि कहेंगे। आशा है आपने ध्यान से महत्वपूर्ण बिंदुओं को सुना होगा, नोट किया होगा। तो इस तरह से हम पहले लेसन के समापन की तरफ आते हैं। जल्द ही मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर और भी महत्वपूर्ण जानकारी लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।